बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? आई होप के सब खैर आफियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, क्लास 10th का ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम बेटा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, तो इसको हम स्टडी करते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो सबसे पहले आपको तो एक बात याद रखनी है कि जब कोई भी लाइट रे, ठीक है, लाइट रे किसी सरफेस के ऊपर आके फॉल करती है तो तीन तरह की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, उसके तीन तरह के फेट्स हो सकते हैं, तीन तरह की किस्मत वो पा सकती है। पहली चीज़ कि जब लाइट जो है वो किसी सरफेस के ऊपर आके फॉल करती है तो उस लाइट का कुछ पोर्शन जो है वो उस सरफेस से टकरा कर वापस आ जाता है। क्लियर? इसको बोलेंगे रिफ्लेक्शन, कि लाइट जब वो वहाँ से थोड़ी सी रिफ्लेक्ट हुई है और इसी लाइट का कुछ पोर्शन जो है वो यहाँ पर जहाँ पर वो जाकर टकराती है, स्ट्राइक करती है, तो वहाँ पे लाइट एनर्जी कुछ एब्जॉर्ब हो जाती है, यानी कि एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस थोड़ा सा होगा जिस पॉइंट पे जाके वो फॉल करेगी। फिर तीसरे नंबर पे क्या हो सकता है कि लाइट जब वो उस मीडियम में आगे ट्रैवल कर जाती है, ट्रांसमिट हो जाती है, यानी कि ट्रांसमिशन होता है। तो तीन तरह के बिहेवियर हो सकते हैं लाइट के। या तो वो लाइट का कुछ पोर्शन यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, दूसरा जहाँ पे वो जाके फॉल करेगी कुछ एनर्जी वहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगी लाइट की, और हो सकता है कि वो लाइट जब वो उस मीडियम में क्या कर जाए, ट्रांसमिट कर जाए। तो रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन और ट्रांसमिशन, ये तीन चीज़ें जब वो होती हैं लाइट के साथ जब वो किसी मीडियम की सरफेस के ऊपर जाके फॉल करती है, ठीक है। तो 100% जो है वो यही होता है इस लाइट रे के साथ, ठीक है। इसकी जो एनर्जी है वो 100% इन्हीं तीनों चीज़ों के अंदर जब वो डिवाइड हो जाती है। हमने जो इस आर्टिकल में जो स्टडी करना है, इन तीनों में से किस चीज़ को स्टडी करना है, अब बता सकते हैं? यस, तो वो है ये वाला पोर्शन कि उस लाइट का कुछ पार्ट, कुछ पोर्शन क्या होगा, उस मीडियम से टकराकर वापस पहले वाले मीडियम में आ जाएगा। तो हमने इस लाइट के इसी बिहेवियर को थोड़ा सा डिटेल के साथ डिस्कस करना है। ओके, तो अब हम बात करते हैं बेटा रिफ्लेक्शन की, कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो मैंने डेफिनेशन यहाँ पे लिख रखी है कि व्हेन लाइट ट्रैवलिंग इन अ सर्टेन मीडियम, कि जब कोई लाइट जब वो किसी मीडियम में ट्रैवल कर रही होती है, फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ एन अदर मीडियम, और वो किसी दूसरे मीडियम की सरफेस के ऊपर जाके फॉल करती है, तो फिर क्या होता है, अ पार्ट ऑफ दिस लाइट रे टर्न्स बैक इनटू द सेम मीडियम। तो उसी आने वाली लाइट का कुछ पोर्शन जो है वो क्या हो जाता है, पहले ही मीडियम में वापस टर्न हो जाता है, बाउंस बैक हो जाता है। तो लाइट के इस नेचर को, लाइट के इस बिहेवियर को बेटा हम क्या नाम देते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कि यहाँ पे लाइट क्या कर रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, रिफ्लेक्शन का फिनोमेना शो कर रही है। जी बच्चों, यहाँ तक हुआ क्लियर? अब इसी डेफिनेशन को थोड़ा सा डायग्रामिकली भी समझ लेते हैं कि ये मैंने डायग्राम बना के दी हुई है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक लाइट रे आई, ठीक है जी, ये लाइट रे हमारे पास आई और ये नीचे मैंने एक सरफेस, एक प्लेन सरफेस रखी हुई है, और इस सरफेस के ऊपर आके लाइट टकराई और उसका कुछ पोर्शन जो है वापस चला गया। कौन सा पोर्शन? जो हम ये वाला हमने स्टडी किया था, रिफ्लेक्शन वाला। तो यहाँ पर ये लाइट रे आई, टकराई और वापस पहले वाले मीडियम में चली गई। तो इसका मतलब कि यहाँ पर लाइट क्या कर रही है, इस सरफेस से टकराकर वापस पहले वाले मीडियम में आ रही है। तो लाइट के बेटा इस बिहेवियर को हम क्या नाम देंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर? अब इसी रिफ्लेक्शन के साथ कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो एसोसिएट होती हैं। अब हम उन टर्म्स को थोड़ा सा जब वो डिस्कस करते हैं, जैसा कि वो लाइट रे जो कि इस सरफेस के करीब आ रही है, इस सरफेस के ऊपर आके फॉल करेगी, ठीक है, ये वाली लाइट जो इस सरफेस के ऊपर आके फॉल करेगी, इस लाइट को हम बेटा नाम देंगे इंसिडेंट रे। क्या नाम देंगे? इंसिडेंट रे। यानी कि वो लाइट रे जो इस सरफेस के करीब आ रही है, अप्रोच कर रही है, स्ट्राइक करने वाली है, हिट करने वाली है, इस लाइट रे को हमने एक नाम दे दिया, दैट इज़ कॉल्ड इंसिडेंट रे। उसके बाद रिफ्लेक्ट होने वाली रेज, यानी कि हिट करने के बाद इस सरफेस से दूर जाने वाली वेव्स, दूर जाने वाली रेज, सॉरी, ठीक है, उसको हम क्या नाम देंगे, रिफ्लेक्टेड रेज। क्लियर? फिर उसके बाद मैंने ये एक लाइन ड्रॉ की हुई है डॉटेड फॉर्म में, तो इस लाइन को हम नाम देते हैं बेटा नॉर्मल। ठीक है, तो अब हम इन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा डेफिनेशन की फॉर्म में नोट कर लेते हैं
कि इंसिडेंट रे क्या होती है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है, नॉर्मल क्या होती है। और आप देख सकते हैं कि जब ये लाइट रे जब आ रही है तो ये इस लाइन यानी कि नॉर्मल लाइन के साथ कोई ये इसने एंगल भी बनाया हुआ है, ठीक है। इसी तरह रिफ्लेक्टेड रे जो है, इस रिफ्लेक्टेड रे ने भी इस नॉर्मल के साथ ये कुछ ना कुछ एंगल बना रखा है। तो अब ये सारी जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं इसको हम ज़रा डिफ़ाइन करते हैं और इसको आप साथ साथ नोट भी कर लें। पहले नंबर पे है इंसिडेंट रे, ठीक है, वो वाली रे जो मैंने आपको डिस्क्राइब किया था जो इस सरफेस के करीब आ रही है। इसको कैसे डिफाइन करेंगे? द लाइट रे अप्रोचिंग टू द सरफेस बिफोर हिटिंग द सरफेस, यानी कि हिट करने से पहले वो रे जो इस सरफेस को अप्रोच कर रही है, इस सरफेस के करीब आ रही है, इस लाइट रे को हम क्या नाम देंगे? इंसिडेंट रे का नाम देंगे, ठीक है। मैंने वही बात यहाँ पे लिखी है। दूसरे नंबर पे रिफ्लेक्टेड रे, द लाइट गोइंग अवे फ्रॉम द सरफेस आफ्टर हिटिंग द सरफेस, यानी कि इस सरफेस को स्ट्राइक करने के बाद, हिट करने के बाद इस सरफेस से दूर जाने वाली जो रे होगी उसको हम क्या नाम देंगे? रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर बच्चों? फिर उसके बाद नॉर्मल, नॉर्मल क्या होती है? द लाइन दैट मेक्स 90 डिग्री विद द सरफेस, यहाँ ऐसी लाइन जो किसी सरफेस के साथ 90 का एंगल बना रही है, उसके परपेंडिकुलर है, उस लाइन को हम नाम देते हैं नॉर्मल लाइन या सिंपल नॉर्मल। तो ये मैंने वो नॉर्मल डॉटेड फॉर्म में मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है, ठीक है। ये सरफेस ऐसे पड़ी हुई है और इसके ऊपर ये नॉर्मल ऐसे है। क्लियर? तो इस सरफेस के ऊपर ये नॉर्मल लाइन ऐसे है जो कि परपेंडिकुलर फॉर्म में है, इस तरह 90 का एंगल बनाया हुआ है। तो इस लाइन को हम बेटा क्या नाम देंगे? नॉर्मल लाइन या सिंपल नॉर्मल। अच्छा, फिर उसके बाद इंसिडेंट एंगल, यस, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, यस, यानी कि ये वाला नॉर्मल और इंसिडेंट रे, तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के दरमियान ये वाला जो एंगल है, कौन सा एंगल? ये वाला एंगल, ठीक है। इस एंगल को हम नाम देंगे इंसिडेंट एंगल। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, तो इसके दरमियान जो एंगल बनेगा इसको हम क्या नाम देंगे? इंसिडेंट एंगल। और इसको आप जाहिर कर सकते हैं थीटा आई, ठीक है। थीटा आई, आई स्टैंड फॉर इंसिडेंस, थीटा स्टैंड फॉर एंगल, सो एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसके बाद रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होगा? द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ठीक है। सिंपल कि जो नॉर्मल है और रिफ्लेक्टेड रे है, इनके दरमियान ये वाला जो एंगल है इसको हम नाम देंगे थीटा आर, ठीक है जी। रिफ्लेक्टेड एंगल या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जी बच्चों, यहाँ तक हुआ क्लियर? तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, इसको आप नोट कर लें, वीडियो पॉज करें और इन तमाम डेफिनेशंस को आप जो है वो अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लें। अब हम बात करते हैं बेटा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की। क्लियर? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा, एक और चीज़, रिफ्लेक्शन हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 के अंदर साउंड की फॉर्म में रिफ्लेक्शन पढ़ा और अब हम लाइट की फॉर्म में रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं। तो 3 डेफिनेशन होंगी रिफ्लेक्शन की। अब पेपर में जब डेफिनेशन आएगी तो कौन सी लिखनी है? तो पेपर के अंदर अगर वो सिंपल से ये पूछा हुआ है डिफाइन रिफ्लेक्शन, व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन, अगर उसने ऐसे अल्फाज बोले हुए हैं तो फिर आपने फर्स्ट चैप्टर की डेफिनेशन लिखनी है रिफ्लेक्शन की। लेकिन अगर उसने ये बोला हो कि व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, या व्हाट इज़ लाइट रिफ्लेक्शन, या व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, या व्हाट इज़ मेंट बाय इको, तो फिर आपने लाइट की रिफ्लेक्शन पूछी है तो फिर आपने लाइट की रिफ्लेक्शन लिखनी है, इस चैप्टर वाली, ये वाली। और अगर उसने रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पूछा हुआ तो फिर आपने डेफिनेटली चैप्टर नंबर 2 की लिखनी है इको के लिहाज से। और अगर उसने साउंड और लाइट को अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए हुए, जनरल पूछा हुआ है कि रिफ्लेक्शन क्या होती है, फिर आपने चैप्टर नंबर 1 वाली लिखनी है पेपर में। क्लियर बच्चों? ये बात याद रखिएगा। ओके, अब हम बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के कुछ कवानीन होते हैं कि किन किन कवानीन के तहत रिफ्लेक्शन होती है, ठीक है। तो 2 कवानीन हैं रिफ्लेक्शन के। तो पहला जो कानून है उसको हम डिस्क्राइब करते हैं। तो फर्स्ट लॉ के मुताबिक इंसिडेंट रे, यानी कि ये वाली जो इंसिडेंट रे है ये रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है जी, ये रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, और ये वाला जो नॉर्मल है ये ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, ठीक है जी, ये सेम प्लेन के ऊपर लाई करते हैं। अब इससे क्या मुराद है? देखें, जैसे मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक प्लेन है, ठीक है, ये मेरे पास एक बुक है, एक प्लेन है। प्लेन मतलब 2 डायमेंशनल फिगर, याद रखिएगा प्लेन का मतलब क्या होता है?
टू डायमेंशनल पिक्चर, टू डायमेंशनल फिगर, ठीक है, उसको हम प्लेन कहते हैं। जैसे आपका एक सर्कल हो गया, जैसे ये एक वाइट बोर्ड हो गया, ये किताब का एक पेज हो गया, एक साइड हो गई, ठीक है, आपका सिर्फ फ्लोर हो गया या सिर्फ आपकी छत हो गई, ये सारे कहलाते हैं प्लेन, टू डायमेंशनल पिक्चर कहलाती हैं। अब पहला जो कानून है उसके मुताबिक उसने बोला कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये सब के सब क्या होंगे, एक ही प्लेन में लाई करते हैं। यानी कि जैसे यहाँ से ऐसे एक लाइट रे आई, ठीक है, फ़र्ज़ करें यहाँ से आती है, ये ऐसे लाइट रे आई, इंसिडेंट रे टकराई और वापस इसी बुक पे रहेगी, और इनके दरमियान जो नॉर्मल है वो भी इस बुक की इसी किताब के ऊपर रहेगा, बुक के ऊपर रहेगा। सो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये सब के सब इसी बुक के ऊपर हम ड्रा कर सकते हैं, इसी प्लेन में रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि ये हमारे पास इंसिडेंट रे ऐसे आई और रिफ्लेक्टेड रे ऐसे चली गई, ऐसे नहीं होगा। क्लियर? तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये सब एक ही प्लेन में रहते हैं, एक ही प्लेन में ड्रा होंगे। अगर ये इंसिडेंट रे ऐसी हुई है और रिफ्लेक्टेड रे ऐसे चली गई है तो फिर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस तो मैयर कर लेंगे, लेकिन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मैयर नहीं कर पाएंगे। दोनों की मेजरमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगी। तो दोनों को मेजर करने के लिए दोनों को कैसे प्लेन में रहना पड़ेगा, सेम प्लेन में रहना पड़ेगा। क्लियर? ओके, तो ये था पहला कानून, जिसमें मैंने सामने डायग्राम भी बनाई हुई है कि ये हमारे पास एक प्लेन है, इस प्लेन के अंदर इंसिडेंट रे भी इसी प्लेन में मैंने बनाई है, रिफ्लेक्टेड रे भी मैंने इसी प्लेन में बनाई है, और नॉर्मल भी मैंने इसी प्लेन में बनाया हुआ है। क्लियर? और ये तीनों की तीनों चीज़ें इसी कागज़, इसी प्लेन के ऊपर रहेंगी। क्लियर? ये था हमारा पहला लॉ कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ये सब के सब एक ही प्लेन में रहेंगे, जैसे कि मैंने आपको बुक वाली एग्जाम्पल दी। ओके, दूसरा जो लॉ है उसके मुताबिक क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट दैट इज़ थीटा आई एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दैट इज़ थीटा आर और ऑलवेज इक्वल, ये हमेशा इक्वल रहेंगे। थीटा आई इज इक्वल टू थीटा आर, ठीक है, यानी कि ये हमारे जो एंगल हैं थीटा आई और थीटा आर, ये हमेशा रिफ्लेक्शन के केस में ये कैसे रहेंगे, बराबर रहेंगे। ठीक है, इस तरह इस केस के अंदर ये जो मैंने प्लेन तिरछा सा थोड़ा सा मैंने शो किया हुआ है, इसके अंदर भी ये हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों हमारे कैसे रहेंगे, बराबर रहेंगे। ठीक है, थीटा आई और थीटा आर ये कैसे होंगे, बराबर होंगे। क्लियर? ये आपको अलग से भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, राइट डाउन द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, डिफाइन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर? तो इस तरह ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी आ सकता है, और ये तमाम डेफिनेशंस आपको एमसीक्यूज़ के अंदर पूछी जा सकती हैं, शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आपको पूछी जा सकती हैं। तो इन सब को आपने नोट डाउन करना है। जी बच्चों, यहाँ तक हुआ क्लियर? तो हमने अभी तक क्या देखा है, रिफ्लेक्शन को हमने देखा। उससे पहले हमने देखा कि जब लाइट किसी मीडियम के साथ जाके फॉल करती है तो उसके साथ क्या क्या हो सकता है। तो तीन तरह की उसके साथ पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। उन तीनों पॉसिबिलिटीज़ के अंदर हम सिर्फ एक ही जो पॉसिबिलिटी उसको डिस्कस कर रहे हैं, जो कि रिफ्लेक्शन के नाम से है। ठीक है, फिर हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को स्टडी किया। अब इन्हीं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को जहन में रखते हुए मैंने 2-3 MCQs बनाए हैं, इसको हम अब ज़रा थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखें, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपके माइंड में होनी चाहिए पहले। ठीक है, कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल सब एक लाइन में रहते हैं, सॉरी एक प्लेन में रहते हैं। और दूसरा आई और आर, थीटा आई और थीटा आर, ये हमेशा कैसे रहेंगे, बराबर रहेंगे। ओके, तो अब पहला MCQ मैंने लिखा हुआ है, इफ़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ 30 डिग्री, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जब वो 30 डिग्री हो, देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है तो 30 इज इक्वल टू थीटा आर, तो थीटा आर भी कितना होगा, 30 डिग्री के बराबर होगा, जो कि आई और आर कैसे हैं, बराबर हैं। तो अगर इंसिडेंट एंगल 30 डिग्री है तो रिफ्लेक्शन एंगल भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा। इंसिडेंट एंगल 90 डिग्री है तो रिफ्लेक्शन एंगल भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अगर इंसिडेंट एंगल 0 डिग्री है तो रिफ्लेक्शन एंगल भी कितना होगा, 0 डिग्री होगा। क्लियर? तो इस तरह जो है वो ये सब एंगल, दोनों एंगल हमेशा कैसे रहने वाले हैं, बराबर रहने वाले हैं। तो पहले MCQ का बेटा क्या जवाब होगा, तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है सो द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी 30 डिग्री। क्लियर बच्चों? एंगल ऑफ इंसिडेंस भी कितना होगा, सॉरी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा। ओके,
दूसरा एमसीक्यूज देखें, इफ़ द लाइट रे फॉल्स, अगर लाइट रे फॉल करती है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, अगर वो किसी सरफेस के साथ परपेंडिकुलर मतलब 90 के एंगल पे फॉल करे, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होगा यहाँ पर बेटा 90 डिग्री। ठीक है, कोई भी फिजिक्स में मैंने आपको बताया हुआ है पैरेलल, परपेंडिकुलर, एंटी पैरेलल, इन सब के मीनिंग्स क्या होते हैं। तो परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री। तो अगर कोई कहता है जी लाइट रे फॉल कर रही है किसी सरफेस के ऊपर 90 डिग्री बनाते हुए, देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, तो आप फ़ौरन बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो 90 डिग्री होगा। ठीक है, हाँ, आपने यहाँ पे लफ्ज़ सुना परपेंडिकुलर आ गया तो इसका मतलब 90 होता है। तो अगर लाइट रे 90 डिग्री पे फॉल कर रही है तो रिफ्लेक्शन एंगल भी कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। गलत हो गया। अब ये गलत कैसे होगा, अब इस चीज़ को हम डायग्रामिकली देखते हैं। देखें, ये हमारे पास वो सरफेस है, ठीक है जी, और ये डॉटेड फॉर्म में क्या है, मैंने नॉर्मल ड्रा कर दिया है, और ये हमारे पास आ रही है इंसिडेंट रे। अब इस इंसिडेंट रे ने कैसे फॉल करना है, परपेंडिकुलर, ठीक है, मतलब 90 के एंगल पर। तो ये सरफेस है और ये रे आ रही है, तो इस रे ने इस सरफेस के साथ कितना एंगल बनाया हुआ है, 90। क्लियर, ये देखें, ये हमारी रे है और ये सरफेस है, तो रे और सरफेस के दरमियान एंगल कितना बेटा, 90 डिग्री है। ठीक है, तो अब रिफ्लेक्शन एंगल कितना होगा, यस, तो रिफ्लेक्शन एंगल के लिए पहले हमें इंसिडेंट एंगल का पता होना चाहिए। तो इंसिडेंट एंगल कितना होगा, तो इंसिडेंट एंगल बेटा नॉर्मल और इंसिडेंट रे के दरमियान होता है। ये जो 90 डिग्री है ना, ये सरफेस और इंसिडेंट रे के साथ है, तो हमने इस 90 डिग्री को नहीं देखना। आप ये कहेंगे जो इंसिडेंट रे उसने 90 का एंगल बनाया हुआ है, नो, इंसिडेंट एंगल कौन सा होता है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे। अब इस केस के अंदर जो नॉर्मल है और इंसिडेंट रे है वो दोनों आपस में कैसे हैं, पैरेलल हैं। तो इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ इसमें कितना एंगल बनाया हुआ है, तो इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ 0 डिग्री एंगल बनाया हुआ है। कैसे, क्योंकि नॉर्मल और इंसिडेंट रे दोनों कैसे हैं, पैरेलल हैं। ये सरफेस है, ठीक है, देखो ये हमारे पास सरफेस है और ये नॉर्मल है, ठीक है जी, ये नॉर्मल है, और ये हमारे पास आ गई रे, ये है वो इंसिडेंट रे। ठीक हो गया, ये हमारे पास इंसिडेंट रे है, नीचे वाली रेड कलर की, और ब्लैक वाला नॉर्मल है। अब इंसिडेंट रे और नॉर्मल ये दोनों आपस में कैसे हैं, पैरेलल हैं। तो इन दोनों के दरमियान एंगल कितना है, 0 डिग्री, और यही 0 डिग्री हमारा क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो जब रे परपेंडिकुलर फॉल करती है किसी बॉडी पर, किसी सरफेस पर, तो वो रे नॉर्मल के साथ इंसिडेंट एंगल कितना बनाती है, 0 डिग्री। तो अगर इंसिडेंट एंगल 0 डिग्री है तो रिफ्लेक्शन एंगल कितना होगा, यस, वो भी 0 डिग्री होगा। क्लियर बच्चों यहाँ तक। तो यहाँ पर हम देखते हैं, ऑप्शन हमारे पास है 0 डिग्री वाला, यस, ये वाला ऑप्शन है 0 डिग्री वाला। हाँ जी, उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। ठीक है, नॉर्मल जब लाइट सवाल था कि लाइट जो है वो नॉर्मली परपेंडिकुलर फॉल कर रही है, तो परपेंडिकुलर का मतलब ये है कि वो नॉर्मल के साथ 0 डिग्री बनाएगा, लेकिन सरफेस के साथ वो 90 डिग्री बनाती रहे, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। हमें गर्ज है नॉर्मल के साथ वो कितना एंगल बना रही है। तो नॉर्मल के साथ वो बना रही थी 0 डिग्री, तो अगर वो नॉर्मल के साथ 0 डिग्री बना रही है, इंसिडेंट एंगल 0 डिग्री हो गया, तो रिफ्लेक्ट भी किस एंगल पर होगी, रिफ्लेक्ट भी वो इसी एंगल पर होगी 0 डिग्री पर। इसलिए हमारा जो रिफ्लेक्शन एंगल है बेटा वो कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। ओके, तीसरा जरा एमसीक्यूज देखें जरा। इफ लाइट रे फॉल्स ऑन द सरफेस पैरेलल टू द नॉर्मल लाइन, देन एंगल ऑफ इंसिडेंस। सेम वही क्वेश्चन है, ये हमारे पास सरफेस है और ये इसका नॉर्मल है। ठीक है जी, ये नॉर्मल है, वही डायग्राम है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि वो लाइट रे जो है वो इस नॉर्मल के पैरेलल फॉल करती है। सेम सिचुएशन ये वाली जो हमने पहले केस में डिस्कस की थी। क्लियर, बस मैंने स्टेटमेंट को थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया है।
मीनिंग दोनों का सेम है लेकिन स्टेटमेंट को मैंने थोड़ा चेंज किया हुआ है, तो इसलिए ज़रा ध्यान से। तो क्वेश्चन ये है कि जो रे है वो इस नॉर्मल के साथ पैरेलल आ रही है, तो अगर वो पैरेलल आ रही है तो बताएं एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा। तो यस, एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे फाइंड करते हैं, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के दरमियान वाली एंगल को। तो ये दोनों चूँकि आपस में कैसी हैं, पैरेलल हैं, तो अगर पैरेलल हैं तो एंगल पैरेलल में कितना होता है, 0 डिग्री होता है। तो यस, यहाँ पे हमारा आंसर अगेन कैसा रहेगा, 0 डिग्री रहेगा। तो ये हमारा आंसर बेटा 0 डिग्री हो गया। जी बच्चों, यहाँ तक हुआ क्लियर? ओके जी, बस आखिरी चीज़, फिर उसके बाद हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। अब जब रिफ्लेक्शन होता है तो रिफ्लेक्शन में उस लाइट के साथ उस लाइट की स्पीड, उस लाइट की फ्रीक्वेंसी और उस लाइट की वेवलेंथ के साथ क्या होगा, क्या चेंज होंगे। ज़रा सोचें कि जब लाइट रे किसी सरफेस के ऊपर आगे फॉल करती है और रिफ्लेक्ट होती है, यानी कि रिफ्लेक्शन में, लाइट रिफ्लेक्शन हम पढ़ रहे हैं, तो रिफ्लेक्शन में क्या उस लाइट की स्पीड के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है, क्या उस लाइट के वेवलेंथ के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है, क्या लाइट की फ्रीक्वेंसी के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है, इधर सोच के बताएं। तो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ रखा है कि किसी भी वेव की जो स्पीड है या जो वेवलेंथ है या जो फ्रीक्वेंसी है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। देखें, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी तो चेंज होगी नहीं, ठीक है, वो इसलिए जो कि फ्रीक्वेंसी हमेशा किसी भी सोर्स की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। तो सोर्स अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज करेगा तो वेव अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज करेगी। तो लिहाजा लाइट जो है वो अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करेगी जब तक सोर्स जहाँ से वो आ रही है, लाइट रे जिस सोर्स से आ रही है, वो अगर अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं कर रहा तो लाइट भी अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करेगी। सो फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये बात आपने याद रखनी है। पहली चीज़ आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं, ठीक है जी, पॉइंट टू बी नोटेड, नोट के तौर पर आप इसको लिख लें। ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रीक्वेंसी of light does not change. Okay. What about wavelength and speed? Okay. तो वेवलेंथ और स्पीड का ताल्लुक है जी उसके मीडियम के साथ। तो देखें रिफ्लेक्शन के दौरान क्या जो लाइट है वो अपना मीडियम चेंज कर रही है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है। आंसर है नो, वो तो जिस मीडियम से आती है टकराकर सेम वापस उसी मीडियम में चली जाती है, तो अपना मीडियम चेंज नहीं करती है। तो अगर अपन मीडियम चेंज नहीं करती है तो ना तो उसकी स्पीड के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा और ना ही उसके वेवलेंथ के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। तो मतलब नो चेंज इन वेवलेंथ एज वेल एज स्पीड। तो स्पीड एंड wavelength also remain same। क्लियर बच्चों, ये इस चीज़ को नोट कर लें। तो ये था बेटा आज का टॉपिक जिसमें आपने देखा रिफ्लेक्शन क्या होती है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, और रिफ्लेक्शन के दौरान लाइट के साथ उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी स्पीड और वेवलेंथ के साथ क्या होता है। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में रिफ्लेक्शन के जो टाइप्स हैं उसको स्टडी करेंगे।